डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.5 के चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन है राइट सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एंड कंस्ट्रक्ट इट्स स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पहला सर्किट इस तरह से दिया हुआ है जिसमें 4 स्विचेस यूज़ किए गए हैं, S1, S2 डैश, S1 डैश और S2। तो स्विचिंग सर्किट की मदद से जब हम सिंबॉलिक फॉर्म या स्टेटमेंट पैटर्न तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम P कंसिडर करते हैं, स्विच S1 इज क्लोज्ड, या स्विच S1 नॉट P के लिए हम स्विच S1 डैश लिखेंगे, Q के लिए स्विच S2 और नॉट Q के लिए स्विच S2 डैश। अब जब हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म तैयार करेंगे तो हम दो बातों को ध्यान में रखेंगे कि जब दो स्विचेस आपस में पैरेलल कनेक्ट किए हुए हो किसी भी सर्किट में तो उन स्विचेस की करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट के दरमियान हम डिसजंक्शन यूज़ करते हैं। अगर दो स्विचेस सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं, सीरीज़ में अगर दो स्विचेस को कनेक्ट किया गया है तो उनके करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट के दरमियान हम कंजक्शन यूज़ करेंगे। तो जब हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म तैयार करेंगे तो हम यहाँ पर स्विच S1, स्विच S2 डैश और स्विच S1 डैश और S2 डैश की सीरीज़, इन तीनों को सीरीज़ में पैरेलल कनेक्ट होने की वजह से इन तीनों को हम डिसजंक्शन की मदद से कनेक्ट कर लेंगे, स्विच S1 को, S2 डैश को और इन दोनों की सीरीज़ को। ठीक है, तो इन तीनों के दरमियान हम यूज़ करेंगे डिसजंक्शन। इसके बाद ये जो सीरीज़ है S1 डैश और S2 स्विच की, ये दोनों भी सीरीज़ में है, इसलिए इन दोनों को कनेक्ट करना होगा, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स को हमें कनेक्ट करना होगा कंजक्शन से। ठीक है, तो यहाँ हमने कंजक्शन यूज़ कर लिया। अब S1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं उसके करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट P से, S2 डैश को नॉट Q से और S1 डैश को नॉट P से, S2 को Q से। और ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म तैयार है दिए हुए सर्किट का। हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि दिए हुए सर्किट का हमें सिंबॉलिक फॉर्म तैयार करना है, उसी के साथ साथ हमें कंस्ट्रक्ट करना है उसका स्विचिंग टेबल। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था वो भी बिल्कुल ऐसा ही था, उसमें भी सर्किट दिया हुआ था और सर्किट की मदद से हमने स्विचिंग टेबल या इनपुट आउटपुट टेबल तैयार किया था। यहाँ पर हम वही काम करने वाले हैं। सर्किट की मदद से हमने सिंबॉलिक फॉर्म तैयार कर लिया। अब हम स्विचिंग टेबल की तरफ आते हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट यूज़ किए गए हैं P Q। ठीक है, तो हम यहाँ पर P Q लिख लेंगे। उसके बाद नॉट P और नॉट Q दोनों के नेगेशन है तो वो लिखना भी ज़रूरी है। उसके बाद सिंपल ब्रैकेट अगर हम देखें तो P डिसजंक्शन नॉट Q, इसे हम लिख सकते हैं अलग से, और इस ब्रैकेट को यानी नॉट P कंजक्शन Q को अलग से लिखेंगे और फाइनली जो कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न है उसे लिखना है। और अब टेबल तैयार होगा। टेबल में हमको 4 रो लिखना है अलग से क्योंकि यहाँ पर दो स्टेटमेंट यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए पहला जो कॉलम है उसमें हम लिखेंगे 1 1 0 0। ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉलम में 1 0 1 0। निगेशन ऑफ P होगा, P का निगेशन यानी कि जहाँ पर 1 है वहाँ 0, ये आपको पता है कैसे लिखना है। तो निगेशन P होगा 0 0 1 1, निगेशन Q होगा 0 1 0 1। P और नॉट Q में हम यूज़ करने वाले हैं पहला कॉलम और ये चौथा कॉलम, इन दोनों कॉलम को यूज़ करना है और दोनों के दरमियान डिसजंक्शन यूज़ करना है। डिसजंक्शन में क्या होता है कि अगर एक भी 1 है तो आंसर 1 लिखना है, या फिर यूँ समझिए कि इन दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड करके अगर 0 मिलता है तो 0 लिखना है, अगर नॉन ज़ीरो टर्म मिलती है तो 1 लिखना है। ठीक है, डिसजंक्शन में तो यहाँ पर 1 प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर दोनों भी 1 है इसलिए इसको भी 1 लिखना है, यहाँ दोनों 0 है तो यहाँ हमको 0 लिखना है, यहाँ पर सेकंड 1 है तो यहाँ पर हमें आंसर 1 मिलेगा। अब नॉट P कंजक्शन Q मालूम करेंगे। तो नॉट P कंजक्शन Q के लिए हमें सेकंड और थर्ड कॉलम का इस्तेमाल करना है। सेकंड और थर्ड कॉलम का कंजक्शन यूज़ करना है। इसका मतलब ये कि अगर एक भी 0 है दोनों में से तो हमें आंसर 0 लिखना है, या फिर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर ले सिंपल। तो 1 इंटू 0 ये 0 होगा, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0। इस तरह से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो फाइनल स्टेटमेंट है उसके अंदर हम यूज़ करेंगे ये दोनों भी कॉलम, यानी एक ये कॉलम और ये कॉलम, यानी 5 बार छठा कॉलम यूज़ करेंगे और इन दोनों के दरमियान यहाँ पर डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन में अगर एक भी 1 है तो आंसर 1 मिलता है। तो यहाँ पर पहला जो रो है इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 प्रेजेंट है इसलिए यहाँ हमको 1 लिखना होगा। दूसरे रो के अंदर यहाँ पर 1 प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी हमको 1 मिलेगा। तीसरे रो के अंदर भी यहाँ पर 1 प्रेजेंट है तो यहाँ पर हमको 1 लिखना है, और फाइनल जो रो है उसमें भी 1 प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पर 1 मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व करें, गौर करें तो जो लास्ट कॉलम है
लास्ट कॉलम की जितनी भी एंट्रीज है वो 1 है, यानी लास्ट कॉलम कंटेन ओनली 1। देयरफॉर लैम्प विल ग्लो इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ दी स्विचेस। मतलब जो सर्किट हमारे पास दिया हुआ है वो सर्किट हमेशा ऑन रहेगा स्विचेस की किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर कंक्लूजन हमने लिख लिया और क्वेश्चन नंबर 4 का पहला एग्जाम्पल ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड एग्जाम्पल देखिए, इसमें ये सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट का पहले हमें सिंबॉलिक फॉर्म मालूम करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्विच S1 के लिए हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर P, और S1 डैश यहाँ पर यूज़ किया गया है इसलिए हमें नॉट P भी लिखना है, स्विच S1 डैश। इसके अलावा S2 है यानी कि Q स्विच S2, और S2 डैश भी है मतलब नॉट Q स्विच S2 डैश। यहाँ पर टोटल यूज़ किए गए हैं 5 स्विचेस और इनका सिंबॉलिक फॉर्म हमें लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म बिल्कुल आसान है, जैसे कि पहले एग्जांपल में हमने किया। यहाँ पर ये तीनों भी पार्ट ये पैरेलल कनेक्ट किए हुए हैं। ये S1, ठीक है, S1 के बाद S1 डैश और S2 डैश की सीरीज़, और फिर S1 और S2 की सीरीज़। ठीक है, तो ये तीनों भी चीज़ें पैरेलल कनेक्ट की हुई है। तो इन तीनों के दरमियान सबसे पहले हम डिसजंक्शन यूज़ कर लेते हैं। अब बात करते हैं S1 डैश और S2 डैश की सीरीज़ की, क्योंकि ये दोनों आपस में सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर हमको यूज़ करना है कंजक्शन। S1 और S2 ये भी सीरीज़ में है तो यहाँ हमको यूज़ करना है कंजक्शन। ठीक है, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए S1 को हम P से रिप्लेस कर देंगे, S1 डैश को नॉट P से, और बाकी सभी स्विचेस को उनके करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ P आ गया, यहाँ नॉट P, यहाँ पर आएगा नॉट Q P, और यहाँ पर आएगा Q, और अब इन सबको हमें लिखना है। ठीक है, तो लिखने के बाद हमको कुछ इस तरह का पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये है दिए हुए सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म जो हमने मालूम कर लिया। अब जो एग्जांपल है उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हमें स्विचिंग टेबल तैयार करना है। तो स्विचिंग टेबल में फिर से यहाँ हम सबसे पहले पी क्यू लिखते हैं, उसके बाद में निगेशन पी और निगेशन क्यू दोनों इस्तेमाल हुए हैं इसलिए नॉट पी नॉट क्यू लिखेंगे। उसके बाद सिंपल ब्रैकेट यानी कि नॉट पी कंजक्शन नॉट क्यू, उसके बाद में पी कंजक्शन क्यू, और लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट पैटर्न। और फिर अब टेबल तैयार कर लेते हैं। टेबल तैयार करने के बाद पी कॉलम आपको पता है 1 1 0 0 होगा, क्यू कॉलम में 1 0 1 0। ठीक है, नॉट पी के अंदर 0 0 1 1, नॉट क्यू में होगा 0 1 0 1, और नॉट पी नॉट क्यू का जो कंजक्शन होगा जिसमें हमें इन दोनों कॉलम का यूज़ करना है। इन दोनों के कंजक्शन में क्या होगा, कंजक्शन जब भी आता है तब हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, या फिर अगर एक भी ज़ीरो है तो हम ज़ीरो लिख लेते हैं। तो पहले रो में दोनों ज़ीरो है, ज़ीरो होगा। यहाँ पर पहला ज़ीरो है, आंसर ज़ीरो होगा। यहाँ पर सेकंड ज़ीरो है तो आंसर ज़ीरो होगा, या फिर आप इसे मल्टीप्लाई कर दे तब भी जवाब वही मिलेगा। 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, एंड फाइनल रो में 1 × 1 1, या फिर दोनों भी 1 है इसलिए 1। पी कंजक्शन क्यू, पहला और दूसरा कॉलम यूज़ होगा। कंजक्शन के लिए हमें यही रोल यूज़ करना है जो हमने इससे पहले यूज़ किया। इस कॉलम के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर अगर एक भी ज़ीरो है तो आंसर ज़ीरो लिखो। तो 1 × 1 1, 1 × 0 0, या फिर एक ज़ीरो प्रेजेंट है इसलिए आंसर ज़ीरो आ गया। यहाँ पर 0 × 1 0, यहाँ पर 0 × 0 0। तो ये कॉलम भी तैयार हो गया। अब जो फाइनल कॉलम है जिसमें कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 3 कॉलम। एक तो पी कॉलम होगा, फिर ये सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट कॉलम। इन तीनों कॉलम को यूज़ करना है और तीनों के दरमियान हम यूज़ करेंगे डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मामला ऐसा होता है कि अगर तीनों में से एक भी 1 है, अगर तीनों में से एक भी 1 हमको मिलता है तो हम लिखेंगे 1, वरना हमें 0 लिखना है। या फिर आप यूँ समझिए कि हमें तीनों को जमा कर लेना है, ऐड कर लेना है तीनों की एडिशन करने के बाद अगर 1 0 मिलता है तो 0 लिखना है। तीनों के एडिशन के बाद अगर नॉन ज़ीरो मिलता है यानी कि 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है तो हमें 1 लिखना है। सिंपली आप ये समझिए कि अगर तीनों में से एक भी 1 है तो 1 लिख लें। यहाँ पर 1 प्रेजेंट है तो 1, यहाँ पर भी 1 प्रेजेंट है 1, यहाँ पर कहीं पर भी 1 प्रेजेंट नहीं है तो 0, यहाँ पर 1 प्रेजेंट है तीनों में तो यहाँ पर आएगा 1। तो ये लास्ट कॉलम हमारा तैयार हो गया। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, लैम्प विल नॉट बी ग्लो इफ़ स्विच S1 इज़ ऑफ एंड स्विच S2 इज़ ऑन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंक्लूजन में हमें इस टेबल को ऑब्जर्व करके ही लिखना है। ये P जो है S1 के लिए यूज़ किया था हमने और Q यूज़ किया था S2 के लिए। अगर यहाँ पर
इस रो की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर हमको लैंप ऑफ मिलता है। तो ऑफ की कंडीशन क्या है कि अगर P यानी कि S1 ऑफ हो और S2 ऑन हो, तो ये केस के अंदर हमें स्विच ऑफ मिलेगा। तो यह कंक्लूज़न है यहाँ पर। इन अदर कंडीशन लैंप विल ग्लो, ठीक है। बाकी सब जितने भी कंडीशन आप लेंगे वहाँ पर आपको लाइट ग्लो मिलेगा, यानी कि सर्किट वहाँ पर शुरू मिलेगा आपको। इसके क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सर्किट दिया हुआ है, इसके अंदर आप देखें तो ये पहला जो पार्ट है इतना, ठीक है, ये इतना पार्ट, ये अपने आप में एक सब सर्किट है और ये एक दूसरा सर्किट है और दोनों सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं। अगर हम दोनों को सेपरेटली देखें, जैसे यहाँ पर पहले पार्ट के अंदर देखें तो S1, S2 डैश और S3 डैश तीनों भी पैरेलल कनेक्ट किए गए हैं। पैरेलल कनेक्ट किए गए हैं, इसका मतलब यह है कि उनका जो करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट होगा, देखिए हम यहाँ पर इस सर्किट की बात कर रहे हैं, इनका जो करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट होंगे, जैसे S1 का स्टेटमेंट होता है P, S2 डैश का स्टेटमेंट नॉट Q होता है और S3 डैश का नॉट R। इनके करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट को हम डिसजंक्शन की मदद से कनेक्ट करेंगे। तो P और नॉट Q और नॉट R, इस तरह से आपको इसका सिंबॉलिक फॉर्म मिलेगा सिर्फ इतने पार्ट का। अगर मैं इतने पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर S1 और S2 S3 की सीरीज़, ये दोनों भी पैरेलल कनेक्ट किए गए हैं, तो इन दोनों के दरमियान डिसजंक्शन होगा, लेकिन S2 और S3 के दरमियान यहाँ पर कंजक्शन होगा, यानी हमको ब्रैकेट में मिलेगा Q R, दोनों का कंजक्शन Q एंड R, और Q एंड R को हमें कनेक्ट करना है P से डिसजंक्शन की मदद से। तो इस तरह का हमें सिंबॉलिक फॉर्म मिलेगा इस सेकंड पार्ट का। और ये दोनों भी पार्ट जो है सीरीज़ में है, इसलिए दोनों के दरमियान हम यूज़ करेंगे कंजक्शन। तो इस तरह का हमें सिंबॉलिक फॉर्म मिलेगा। देखिए हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके ही इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखा है, आपको एग्ज़ाम में भी बिल्कुल ऐसे ही इसे ऑब्जर्व करना है और डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, ठीक है। इसके लिए आपको साइड में स्टेटमेंट भी लिखने हैं, जैसे P स्विच S1 इज़ क्लोज्ड, या फिर स्विच S1, Q स्विच S2 इज़ क्लोज्ड, R स्विच S3 इज़ क्लोज्ड, इस तरह से। इसके बाद हम यूज़ करेंगे या तैयार करेंगे स्विचिंग टेबल। तो स्विचिंग टेबल के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं PQR, पहले रो में PQR। इसके बाद निगेशन वाले पार्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ Q और R का ही निगेशन है, तो पहले Q और नॉट R दोनों के निगेशन लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट यानी कि P और नॉट Q नॉट R ये तैयार करेंगे। इसके बाद हमें तैयार करना है Q कंजक्शन R, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट सेकंड वाला P और Q कंजक्शन R, और लास्ट में कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न। यहाँ कम जगह होने की वजह से मैंने यहाँ पर L यूज़ किया, ठीक है। तो पहला जो कॉलम होगा P कॉलम, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हम सॉल्व कर चुके हैं। तो पहले कॉलम में आपको 4 टाइम 1 लिखना है पहले, फिर 4 टाइम 0 लिखना है, 0 0 0 4 बार। उसके बाद Q कॉलम में आपको 2 टाइम 4 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1 और 2 टाइम 0 लिखना है, 1 1 0 0 1 1 0 0। R कॉलम में आपको 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 इस तरह से लिखना है। नेगेशन ऑफ Q जब हम लिखेंगे तो नेगेशन ऑफ Q में हमको Q का नेगेशन यानी सेकंड कॉलम का नेगेशन लिखना है। तो जहाँ पर 1 है वहाँ 0 लिखना है, यानी कि हमें मिलेगा 0 0 1 1, यहाँ पर 0 0 1 1 मिलेगा, ठीक है। नॉट R जब हम लिखेंगे तो हमें मिलेगा 0 1 0 1 0 1, ठीक है, 0 1 0 1 और लास्ट में 0 1 0 1। तो ये 4 कॉलम हमने तैयार कर लिए, 5 कॉलम। अब बात करते हैं इस कॉलम की। यहाँ पर हमें 3 कॉलम को यूज़ करना है, P कॉलम, नॉट Q और नॉट R कॉलम, इन 3 कॉलम को यूज़ करना है और तीनों का डिसजंक्शन यूज़ करना है। डिसजंक्शन में क्या होता है कि अगर एक भी 1 है तो आंसर 1 लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 प्रेजेंट है तो यहाँ पर हमको 1 मिलेगा, यहाँ पर भी 1 प्रेजेंट है 1 मिलेगा, इसमें भी 1 है 1, ये चारों में हमको 1 मिल गया। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर तो P के पहले 4 एलिमेंट 1 है तो यहाँ हमको चारों भी 1 मिलते हैं। यहाँ तीनों भी 0 है तो आंसर 0 मिलेगा। यहाँ थर्ड में 1 है तो 1 लिखना है, यहाँ सेकंड में 1 है 1, सेकंड और थर्ड 1 है इसलिए 1। तो ये कॉलम भी हमारा तैयार हो गया। इसके बाद Q कंजक्शन R में हम यूज़ करेंगे Q और R कॉलम, और दोनों का कंजक्शन यूज़ करना है। कंजक्शन यानी हमें दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 1 0 और 0 0 0, ठीक है। इसके बाद हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे P और Q कंजक्शन R, मतलब इस कॉलम को और पहले कॉलम को, इन 2 कॉलम को यूज़ करना है।
और दोनों के दरमियान डिसजंक्शन है, मतलब अगर एक भी 1 है तो 1 लिखना है। तो पी की पहली 4 एंट्री 1 है, ठीक है, तो हमें पहले 4 एलिमेंट जो है तो 1 मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद पी की जो बाकी की 4 एंट्री है वो 0 है, यानी जो भी रिजल्ट होगा वो इस पर डिपेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्रेजेंट है इसलिए 1, यहाँ दोनों भी 0 है 0, दोनों भी 0 है 0, दोनों एंट्री 0 है इसलिए 0 मिलेगा। तो ये कॉलम भी हमारा तैयार हो गया। अब फाइनल कॉलम के लिए हमें यूज़ करना है सेकंड लास्ट कॉलम ये और एक ये कॉलम। इन दोनों कॉलम का हमें यूज़ करना है कंजक्शन। कंजक्शन के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहले आप देखें इन दोनों को, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, यहाँ पर भी 1 मिलेगा, इसमें भी 1, यहाँ पर 0 इंटू 1 0, या फिर एक भी 0 प्रेजेंट हो तो हम आंसर 0 लिखते हैं, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। यहाँ पर हमको 0 मिलेगा, इधर भी 0 मिलेगा, इधर भी 0 मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह का हमें लास्ट कॉलम मिलता है। तो अगर आप इस पूरे के पूरे सर्किट को ऑब्जर्व करें तो आप इस नतीजे पे पहुँच सकते हैं कि लास्ट कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम आर आइडेंटिकल। ये जो पी कॉलम है जिसकी पहली 4 एंट्री 1 है और लास्ट की 4 एंट्री 0 है, और जो अभी हमने मालूम किया स्टेटमेंट पैटर्न का टेबल, तो उसमें पहले 4 एंट्री ये 1 है और लास्ट के जो 4 एंट्री है वो 0 है, तो दोनों भी आइडेंटिकल है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि लैम्प विल ग्लो इफ़ S1 इज़ ऑन, लैम्प विल नॉट ग्लो इफ़ S1 इज़ ऑफ, यानी सिर्फ पहले स्विच यानी S1 के ऊपर ही डिपेंड होगा पूरे के पूरे सर्किट का रिजल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये एग्जाम्पल भी यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। देखिए एक एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट पैटर्न। इस पैटर्न को आपको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा उसका स्विचिंग टेबल तैयार करना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं P और Q कंजक्शन नॉट Q। हम यहाँ पर Q कंजक्शन नॉट Q यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है, अगर दो स्टेटमेंट हैं दोनों एक दूसरे की नेगेशन है और उनके दरमियान अगर कंजक्शन है तो हमको F मिलता है। Q एंड नॉट Q ये F होता है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं F से, हमें मिलेगा P और F। इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ के अंदर हमको P और F ये P के इक्वल मिलेगा, यानी फाइनल में हमको मिलता है यहाँ पर P। तो जो पैटर्न दिया हुआ था उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म और इक्विवेलेंट फॉर्म ये है P। तो जब हम इसका स्विचिंग टेबल तैयार करेंगे, स्विचिंग सर्किट तैयार करेंगे तो वो बहुत आसान होगा। पहले हम P को रिप्रेजेंट कर देंगे स्विच S1 इज क्लोज्ड, और एक आसान सा सर्किट यहाँ पर हमको इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ ये हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का अगला एग्जाम्पल है नॉट P एंड Q और नॉट P एंड नॉट Q और P एंड नॉट Q। तो देखिए यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले। तो हम पहला जो अब यहाँ देख सकते हैं, पहले जो 2 ब्रैकेट है इन दोनों ब्रैकेट में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यूज़ करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर राइट साइड में, तो जो 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं उसके अंदर P कंजक्शन कॉमन है। जब हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं तो P कंजक्शन को हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर नॉट P कंजक्शन ये कॉमन है, तो इसे हम बाहर लिख सकते हैं। इसके बाद इसे हमने बाहर लिख लिया। इसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है, जैसे यहाँ पर बचा हुआ है Q और R, तो इस बचे हुए हिस्से को एक ही ब्रैकेट में क्लोज करके हम बाहर लिखते हैं। तो यहाँ बचा हुआ हिस्सा क्या है, दोनों ब्रैकेट में Q और नॉट Q को हमने ब्रैकेट में लिख लिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ किया और बाकी का हिस्सा एज इट इज़ होगा, ठीक है। इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है Q और नॉट Q इक्वल टू T, ठीक है, Q और नॉट Q इक्वल टू T। तो इसे अब हम रिप्लेस करेंगे T से, तो नॉट P कंजक्शन T और बाकी का जो हिस्सा है P एंड नॉट Q एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। इस तरह का हिस्सा हमको यहाँ पर मिलता है। इसके बाद यहाँ हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ के अंदर होता है नॉट P कंजक्शन T, यानी कि P कंजक्शन T हमको P मिलता है इस तरह से। तो यहाँ P की जगह पे नॉट P है, इसलिए इतने हिस्से का आंसर हमको या रिप्लेसमेंट हमको नॉट P लिखना है। तो नॉट P यहाँ मिल जाएगा और यह हिस्सा फिर से जैसा कि वैसा, ठीक है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नॉट P और P कंजक्शन नॉट Q में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करते हैं तो
जो बाहर टर्म दी हुई है, जैसे यहाँ पर नॉट पी दिया हुआ है, ये नॉट पी ऑपरेट होगा सबसे पहले पी के साथ में। जो ब्रैकेट में टर्म दिए हुए हमको 2 3 जितने भी, उसके पहले एलिमेंट के साथ ये ऑपरेट होगा। और कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है, जो बाहर दिया हुआ है। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट, जो ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेटर है, उसको एज इट इज़ लिखना है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद जो बाहर है उससे फिर ऑपरेट करना है सेकंड एलिमेंट के साथ। तो नॉट पी डिसजंक्शन नॉट क्यू, नॉट पी डिसजंक्शन नॉट क्यू, इस तरह का हिस्सा हमको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ हमने यहाँ पर यूज़ किया। इसके बाद ये जो पहला पार्ट है, ये यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ हमने इससे पहले भी यूज़ किया था यहाँ पर, जिसका आंसर हमको टी मिला था। तो देखिए यहाँ पर हमको मिलेगा टी कंजक्शन नॉट पी और नॉट क्यू। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ बिल्कुल यही है जो हमने इससे पहले यूज़ किया था, ये वाला। तो आइडेंटिटी लॉ की मदद से हमको यहाँ पर मिलेगा नॉट पी और नॉट क्यू। ठीक है, क्योंकि पी की जगह पर यहाँ पर ब्रैकेट है। जो पी है, आप यहाँ अगर देखें गौर से, तो इस पी की जगह पर यहाँ पर ये कंप्लीट ब्रैकेट है। ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ की मदद से इस तरह का ब्रैकेट मिलता है। तो जो पैटर्न दिया हुआ था हमको, उसको हमने सिंप्लीफाई किया मुख्तलिफ रिज़ल्ट का इस्तेमाल करके, और हमें इस तरह का सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला। इसके बाद इस सिंप्लीफाइड फॉर्म का हम स्विचिंग सर्किट तैयार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं नॉट पी यानी स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, और नॉट क्यू यानी स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड, और क्यू के दोनों के दरमियान है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन इसका मतलब यह है कि दोनों के स्विचेस को हमें पैरेलल कनेक्ट करना है सर्किट डायग्राम में। डिसजंक्शन इसलिए पैरेलल कनेक्ट करना है। तो सर्किट डायग्राम हमारी कुछ इस तरह से होंगी, S1 डैश और S2 डैश पैरेलल होंगे, और उन दोनों को पैरेलल कनेक्ट करके हम बैटरी और लाइट यूज़ कर लेंगे। इस तरह का सर्किट हमको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे एग्जाम्पल में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा एग्जाम्पल देखें, P और नॉट Q और नॉट R एंड P और Q एंड R। इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर अब अगर देखें यहाँ पर, तो ये Q डिसजंक्शन, सॉरी P डिसजंक्शन और ये P डिसजंक्शन, इन दोनों स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमन है। जैसे कि यहाँ पर P कंजक्शन और P कंजक्शन कॉमन है, उसको हम बाहर लिखते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पर P डिसजंक्शन को बाहर लिखेंगे, और फिर जो बचा हुआ हिस्सा है, जैसे कि यहाँ पर Q और R बचा था, उसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पर बचा हुआ हिस्सा कौन सा है, ये इतना हिस्सा बचा हुआ है, एक ये हिस्सा और ये हिस्सा। तो इन दोनों हिस्सों को हम यहाँ पर एक ही ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। तो ब्रैकेट में हमें लिखना है नॉट Q और नॉट R कंजक्शन Q एंड R। तो इस तरह का सिंप्लीफाइड फॉर्म हमको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखिए, इन दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ का इस्तेमाल करके हमें क्या मिलेगा कि अगर दोनों भी निगेशन है, तो इन निगेशन को अगर हमें कॉमन निकालना है बाहर, तो हम डायरेक्ट इसे कॉमन निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ एक मामूली चेंज करना है कि दोनों के दरमियान जो ऑपरेटर यूज़ किया गया है उसका हमें डुअल लिख लेना है यहाँ पर। तो जब हम यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करेंगे तो हमको मिलेगा P और निगेशन Q कंजक्शन R एंड Q कंजक्शन R। इस तरह से यहाँ हमने डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया। अभी जो इतना हिस्सा है, इतने हिस्से में हम कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है कि नॉट P कंजक्शन P ये F के इक्वल होता है। यहाँ पर P की जगह पर ये ब्रैकेट है जिसमें Q कंजक्शन R है, तो निगेशन ब्रैकेट एंड ब्रैकेट, जैसे यहाँ पर निगेशन P एंड P है, वैसे ही निगेशन ब्रैकेट एंड ब्रैकेट है। तो इसका आंसर हमें F मिलेगा, यानी जो कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट है वो हमें F की शक्ल में मिलेगा। तो P डिसजंक्शन एज इट इज़ रहेगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट में हमको F मिलेगा। अब यहाँ हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ बहुत आसान है, P और F ये P के इक्वल होता है, तो यहाँ हमको P मिलेगा। तो जो पैटर्न हमको दिया हुआ था उसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके हमको सिर्फ P मिला। तो जब हम इसका सर्किट तैयार करेंगे तो स्टेटमेंट होगा इसके अंदर P यानी स्विच S1 इज़ क्लोज्ड, और एक स्विच का सर्किट हमको इस तरह से यहाँ पर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। नंबर 5 का चौथा एग्जाम्पल है P एंड Q एंड नॉट P, और नॉट P एंड Q एंड R, और P एंड नॉट Q
एंड आर। देखिए सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखिए, इसके अंदर हम सबसे पहले यूज़ करेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ, जिसकी मदद से हम इस क्यू कंजक्शन नॉट पी को रिप्लेस कमिट कर सकते हैं। तो इस तरह हमको मिलेगा पी एंड नॉट पी एंड क्यू। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ जगह चेंज की, जिसकी मदद से यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। जो लॉजिक के ऑपरेटर होते हैं जो आमतौर पर कंजक्शन और डिजंक्शन, ये कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो यहाँ हमने कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया। दूसरे ब्रैकेट में भी हम कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ करेंगे, जिसमें हम आर को पहले लिख लेंगे और नॉट पी को लास्ट में, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड कॉलम के अंदर भी कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ करेंगे और पी को लास्ट में और आर को पहले लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ हमने कॉम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया। इसके बाद आप यहाँ पर यानी पी कंजक्शन नॉट पी, यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है कि पी नॉट पी कंजक्शन पी ये एफ़ के इक्वल होता है, तो इतने हिस्सों को मैं एफ़ में रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ मुझे मिलेगा एफ़ कंजक्शन क्यू, और इस पार्ट को फ़िलहाल ऐसे ही लिखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ यूज़ कर सकते हैं, एफ़ कंजक्शन क्यू। आइडेंटिटी लॉ की मदद से हमें क्या मिलेगा, पी कंजक्शन एफ़ ये एफ़ के इक्वल होता है, तो एफ़ कंजक्शन क्यू ये भी एफ़ के ही इक्वल होगा। तो आइडेंटिटी लॉ की मदद से हमें यहाँ पर एफ़ मिलता है। ये पार्ट एज इट इज़ हमने लिख लिया, यहाँ पर हमने कोई भी चीज़ नहीं किया सिवाय कॉम्यूटेटिव लॉ के, वो भी हमने सेकंड स्टेप में यूज़ किया था। इसके बाद हम फिर से यूज़ करेंगे आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, पी की जगह पर यहाँ पर ये कंप्लीट दो ब्रैकेट है। तो आइडेंटिटी लॉ यूज़ करने के बाद हमको इस तरह का हिस्सा मिलता है। अब हमें यूज़ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन दोनों ब्रैकेट को सिंपल करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर आप यहाँ पर देखिए कि इसे हमें यूज़ करना है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, यानी ये पार्ट हमको दिया हुआ है, इसको सिंपल करके हमें इस हिस्से में या इस पार्ट में लाना है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट में पी कंजक्शन क्यू है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में तीन टर्म दी हुई है। तो ऐसी टर्म देखिए जो कॉमन है, जैसे कि यहाँ पर आर कंजक्शन दोनों में कॉमन है, और जो क्यू कंजक्शन नॉट पी और नॉट क्यू कंजक्शन पी ये थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पी की जगह पर आर को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो राइट साइड है यहाँ पर पी कंजक्शन कॉमन था, उसे हमने बाहर लिख लिया, वैसे ही यहाँ पर आर कंजक्शन कॉमन है, इसे हम बाहर लिख सकते हैं। अब जो बचा हुआ हिस्सा क्यू और आर, उसे हमने एक ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। तो यहाँ बचा हुआ हिस्सा जो है यानी क्यू कंजक्शन नॉट पी और नॉट क्यू कंजक्शन पी, ये इतना हिस्सा बचा हुआ है, तो इसको हम एक ही ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। तो इस तरह का हिस्सा हमको मिलेगा क्यू कंजक्शन नॉट पी और नॉट क्यू कंजक्शन पी, ये पार्ट हमको यहाँ पर मिलता है। इसके बाद इसे हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई ना भी करें तो चलेगा। देखिए यहाँ पर हमें डिमोगस लॉ यूज़ करके इसे और भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन डिमोगस लॉ यूज़ करने के बाद ये जो कंजक्शन है वो डिसजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हम इसे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर डिसजंक्शन होता तो डिमोगस लॉ यूज़ करके हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ करते और यहाँ पर हमें सिर्फ आर मिलता, लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है डिमोगस लॉ को यूज़ करने की, और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा उसका अगर हम किसी तरह से उसे यूज़ भी कर ले तो इस तरह का सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलता है हमें इस स्टेटमेंट का, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमें पी नॉट पी, क्यू नॉट क्यू और आर इस तरह के स्विचेस तैयार करना है। तो पी स्विच S1 इज़ क्लोज्ड, नॉट पी स्विच S1 डैश इज़ क्लोज्ड, क्यू स्विच S2 इज़ क्लोज्ड, नॉट क्यू स्विच S2 डैश इज़ क्लोज्ड, और आर के लिए S3 इज़ क्लोज्ड हमने लिख लिया। अब हम सर्किट तैयार करेंगे, तो सर्किट के अंदर आप देख सकते हैं आर के लिए हम S3 यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि सीरीज़ में है, इस स्क्वायर ब्रैकेट की सीरीज़ में, ठीक है। कंजक्शन है मतलब इन दोनों को अब सीरीज़ में लिखना है हमको, क्यू कंजक्शन नॉट पी यानी कि S2 और S1 डैश की सीरीज़, और वो पैरेलल है S2 डैश और P की सीरीज़ के, ठीक है, ये दोनों सीरीज़ के। तो इस तरह का सर्किट हमको यहाँ पर मिलता है। इस सिंबॉलिक फॉर्म को हमने सर्किट में कन्वर्ट किया। यहाँ पर लाइट और बैटरी हम यूज़ कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा एग्जाम्पल भी यहाँ कंप्लीट होता है। तो यहाँ हमने एक्सरसाइज 1.5 के 5 क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।